वेव के बारे में, तो साउंड वेव को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कह रहा है कि S इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, के एक्स वाला एक्स बता रहा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप चुन रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे चुन रहे हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक्स के पैरेलल ही इसका ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का। जब मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन होगा तो उसके कारण कहीं पर मॉलिक्यूलों का जो है जमावड़ा बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो जहां बढ़ गया वो कंप्रेशन रीजन, वहां प्रेशर भी बढ़ जाता है, और जहां से कम हो गया वहां रेयरफैक्शन रीजन, वहां प्रेशर है नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है साउंड के नहीं होने पे। तो साउंड के होने पे वो कहीं बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। जहां बढ़ जाता है वो कहते हैं कंप्रेशन, जहां कम हो जाता है वो रेयरफैक्शन। और साउंड मीडियम में प्रोपिगेट करता है अल्टरनेट, मतलब जस्ट एक कंप्रेशन, उसके बाद रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस वाले फॉर्मेट में। अब उसी जैसे डिस्प्लेसमेंट को लेकर हम सोच रहे हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, वैसे प्रेशर को लेकर भी हम सोच सकते हैं कि प्रेशर घट रहा है, यहाँ प्रेशर वेव इक्वेशन भी एक बनेगा। प्रेशर इलास्टिसिटी P नॉट जो दिख रहा है, यदि पीछे का लॉजिक एक बार सोच के देखो, एक साइन का है, दूसरा कर्व, दूसरा एक्सप्रेशन कॉस का है। तो इसका मतलब जो साइन वाला जहां जीरो होगा वहां कॉस वाला मैक्सिमम होगा। तो जो नोड होगा एस का डिस्प्लेसमेंट का, वो एंटी नोड होगा प्रेशर का। क्योंकि हम साउंड के मीडियम में जाते हुए यदि उसका हम पिक्चोरियल व्यू प्रेजेंट करना चाहेंगे तो या तो डिस्प्लेसमेंट को यूज करके पिक्चोरियल व्यू बनाएंगे या प्रेशर के चेंज को देखकर। तो उन दोनों डायग्राम में क्या कहा गया कि एक का यदि नोड होगा तो वो दूसरे का एंटी नोड पॉइंट दिखेगा। स्पेस का कोई खास एक पॉइंट पर यदि हम चर्चा कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वहां नोड है, तो प्रेशर के हिसाब से वहां एंटी नोड होगा। अब यहां हमने देखा ये π/2 का फेज डिफरेंस, उसके कारण ये ब्लू कलर में नीचे लिखा गया है, पॉइंट वेयर is node for displacement wave will be anti-node for pressure wave। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो ये जो डेल्टा पी नॉट या जो मैक्सिमम चेंज होगा प्रेशर में साउंड के जाते वक्त, बाद में उसको पी नॉट ही कहने लगे, ये नेचुरल प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर में मैक्सिमम चेंज है, वो किसके बराबर होता है? बी के एस नॉट के। तो ये प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव का रिलेशन आ गया। इलास्टिसिटी को यूज करके डिस्प्लेसमेंट वेव से जब प्रेशर वेव डिराइव करते हैं तो वहां एक रिलेशन आया था, डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। आप यदि एस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो डेल्टा पी वाला रिलेशन ये दिख जाएगा आपको, ये वाला रिलेशन दिख जाएगा आपको, यहां से ये चला आएगा। आप यदि इस आइडिया को यूज करें तो ध्यान से देखिए ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स जो है वो क्या है? स्लोप एस एक्स कर्व का। तो यदि कहीं एस एक्स कर्व बना देखेंगे आप, तो स्लोप जहां पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, वहां डेल्टा पी क्या हो जाएगा? निगेटिव। जहां स्लोप पॉजिटिव होगा, एक माइनस पहले के होने के कारण बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है, तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा? निगेटिव। मतलब वहां प्रेशर कम हो गया, वो रेयर फ्रैक्शन रीजन है। और यहाँ जहां स्लोप एस एक्स कर्व का निगेटिव होगा तो एक माइनस ये और एक माइनस पहले से है, प्रोडक्ट में वो डेल्टा पी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग उस समय कह देते हैं कि डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गया, वो रीजन कंप्रेशन रीजन है। अब
जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट प्रेशर का ग्राफ है, इक्वेशन है, उसमें T0 रख देते हैं तो SX और PX ग्राफ यहां से बन सकता है। उनको बनाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो एक है माइनस साइन का कर्व, एक है प्लस कॉस का कर्व। जब दोनों ड्रॉ करते हैं तो दोनों की टाइम पीरियड एक जैसी है, दोनों का जो देख रहे हैं एक का नोड वो दूसरे के एंटी नोड है, किसी एक का नोड दूसरे का एंटी नोड है। π/2 के फेज डिफरेंस के कारण तो था ही। यहां आपसे मैं कहता हूं ये जो डब्बा वाला फॉर्मूला है डेल्टा P माइनस बी डेल S बाई डेल X, इसको ध्यान रखो और इनको अप्लाई करके बताना मुझे। ये एक ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये X और P का ग्राफ है। आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया S और X का ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग। ड्रॉ SX graph corresponding to given PX graph. Given PX graph. Draw SX graph corresponding to given PX graph. तो सोचने का रास्ता क्या होगा? तो आपने इसमें देखा है नोड, एंटी नोड और यहां नोड। आपने ये नोड एंटी नोड तो देखा, तो हम जानते हैं कि जो नोड है प्रेशर का वो एंटी नोड बनेगा, नोड बनेगा। वो डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। और इसको यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं तो दो तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा इसके बारे में विचार करते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो डेल्टा पी हम कहते हैं माइनस डी डेल एस बाई डेल एक्स, तो पूरे ग्राफ में डेल्टा पी क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि जो डेल एस बाई डेल एक्स स्लोप है हमारा वो क्या होना चाहिए? निगेटिव। पूरे ग्राफ में निगेटिव स्लोप किस में है? ये ब्लैक वाले में है या रेड वाले में? सर रेड वाले में। तो हमारे लिए एप्रोप्रिएट ग्राफ है ये, कि आप यदि कहीं भी स्लोप चेक करेंगे, कहीं भी स्लोप चेक करेंगे तो यहां मान लीजिए यहीं पे देखो, तो स्लोप की यदि मैं बात करता हूं तो ये जो थीटा दिख रहा है ये टेन थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 0 स्लोप। और वो कहीं भी चेक करिए, और इसमें कहीं भी आप स्लोप चेक करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब डेल्टा पी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये वाला कर्व ठीक है। और वैसे भी देखो ना, पी वाला कर्व साइन का दिख रहा है। सर आपको कैसे दिख रहा? अरे यही आगे एक्सटेंड होगा तो साइन वाला दिखने लगा। तो पी का कर्व यदि साइन का है तो एस का कॉस वाला होना चाहिए, लेकिन कॉस वाले दो पॉसिबल हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो चेक करिए ना कि स्लोप देख के एनालाइज कर लेंगे। हमने सोच तो दोनों लिया, इन दोनों में से कोई कॉस वाला एक लेंगे, लेकिन कौन सा? तो वो हमने जिनके स्लोप निगेटिव थे हर एक जगह वो चुन लिया। जिनको फिर से एक बार समझना है प्लीज बताएं। एक क्वेश्चन में फिर से ट्राई करके देखिए, मे बी वो और क्लियर हो आपके। ध्यान से देखना, ये कर्व दे दिया गया है एस एक्स का। ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग पी एक्स कर्व। आपको पी एक्स कर्व बनाने के लिए कहा गया। इस एग्जाम्पल के सॉल्व करने का रास्ता क्या है? तो फिर से सोचिए, हमारे पास फॉर्मूले के नाम पे एक फॉर्मूला है डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, और दूसरा आइडिया है
π/2 का फेज डिफरेंस। तो यदि तो दूसरा कॉस का कर्व होगा। तो मेरे दिमाग में आया कॉस वाला या तो ऐसे बन सकता है या कॉस वाला ऐसे बन सकता है। इनमें से कौन सा बना दूं जो पी के लिए ठीक रहेगा, पहला या दूसरा? सर नीचे वाला। तो उसके शुरू वाले पार्ट में गौर करिए, जो स्लोप है, यहाँ स्लोप क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। एस एक्स ग्राफ का स्लोप डेल एस बाई डेल एक्स टेन थीटा। तो यदि ये पॉजिटिव दिख रहा है तो डेल्टा पी क्या हो जाना चाहिए? माइनस डेल एस बाई डेल एक्स, निगेटिव। तो निगेटिव शुरू में किसका है? तो ये वाला तो नहीं है शुरू में निगेटिव, ये वाला ठीक है। तो कॉस का नीचे वाला ये ग्राफ बन जाएगा। सर एग्जैक्ट मुझे बना करके बताना। बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो यहां से शुरू करो, ये ये खत्म करो। एक का नोड दूसरे का एंटी नोड, इस आइडिया को यूज कर लो। तो ये बन गया पी और एक्स का ग्राफ। एस और एक्स का था आपके पास। ये पॉइंट क्लियर हो गया ऐसा मैं मान लूं। किन्हीं को फिर से समझना हो तो हैंड राइज करें प्लीज। इस आइडिया को क्या और समझाया जाए या ओके? एक क्वेश्चन और करवा दें, ठीक है। यहाँ चेक करिए, आपके सामने में है एस एक्स ग्राफ और आपसे कहा गया है ड्रॉ पी एक्स। अच्छा, ये किसका ग्राफ दिया गया है? साइन का या कॉस का? कॉस का। तो दूसरा किसका होना चाहिए? साइन का। तो साइन के दो संभावनाएं देखो, या तो ऐसा वाला होगा और नहीं तो ऐसा वाला होगा। इन दोनों में कौन सा ठीक लग रहा है, ये विचार करिए और बताइए। सर ब्लू वाला। ब्लू या ग्रीन? ब्लू। तो ध्यान से देखिए, एस एक्स ग्राफ हैज स्लोप, आज ही खत्म करो, स्लोप लेस देन 0 इनिशियली जो है लेस देन 0 है। तो इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा? माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये किस में दिख रहा है? ब्लू वाले में। तो ब्लू वाला कर्व चुन लें, इसे हटा दें। ये आपका बन गया
px ग्राफ। sx और px को इस तरह हम लोग देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और, ये sx ग्राफ दे रहा है और यहाँ 0.1 2 3 4 5 6 7, बताइए मार्क Cmax and Rmax in given SX ग्राफ। मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ है और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ है, ये इस एग्जांपल में इसे आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करते वक्त एक लाइन आपके पास है, डेल्टा P इक्वल्स टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। डेल्टा P का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा वेयर स्लोप मैक्सिमम एट नोड्स पे स्लोप मैक्सिमम दिखता है, और जहां पर डेल्टा P पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमम है, वो होगा C मैक्स। तो जहां पर स्लोप हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव, वहीं पे तो डेल्टा P पॉजिटिव हो पाएगा। तो यहां देख सकते हैं C मैक्स। यहां देख सकते हैं C मैक्स, कंप्रेशन मैक्सिमम, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो डेल्टा P पॉजिटिव हो जाएगा, और स्लोप मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो डेल्टा P मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम। और रेयर फ्रैक्शन वाला कहां हो जाएगा, तो जहां वो नेगेटिव हो। मान लीजिए आर मैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां हो गया आर मैक्स, यहां भी हो गया आर मैक्स। क्या सी मैक्स आर मैक्स दिखने लगेगा आपको? यस सर। क्या एक दो क्वेश्चन और करवाऊं इस पॉइंट पे? यस सर। नो सर। वेदांत, वृंदा? सर इस पे एक और करवा दो, सी ठीक मैक्स है, और आर मैक्स वाले पे। ध्यान से देखिए, हमारे सामने में है ये px का कर्व, और इन पे मैं नंबर लिख रहा हूं, आपको बोलना है कि इसमें कौन सा है सी मैक्स पॉइंट और कौन सा है आर मैक्स, जहां कंप्रेशन मैक्सिमम हो और जहां रेयर फ्रैक्शन मैक्सिमम हो। ऐसे दो पॉइंट कौन से? तो चेक करिए, जहां प्रेशर मैक्सिमम बढ़ गया वो है सी मैक्स, और जहां प्रेशर एकदम बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा, जहां एंटी नोड निगेटिव में गया है, वो हो जाएगा आर मैक्स। सर उसमें तो नोड पे था, वो एसएक्स ग्राफ था। यदि कोई ग्राफ आपके सामने एसएक्स ग्राफ आए, तो एसएक्स ग्राफ आएगा तो ध्यान दीजिएगा ना, जहां पर स्लोप जो है नेगेटिव है मैक्सिमम, वो सी मैक्स हो गया। जहां स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम है वो आर मैक्स हो गया। जहां स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम है, सी मैक्स हो गया। सी मैक्स आर मैक्स आप ऐसे देख सकते हैं दो अलग अलग ग्राफ में।
क्या ये क्लियर है वृंदा? यस सर। आप इस बात पे गौर करिएगा ना कि डेल्टा पी जब हमें देखना होता है तो पीएक्स ग्राफ में तो आंखों से डायरेक्ट दिख रहा है, यही है डेल्टा पी। मतलब प्रेशर का ग्राफ, मतलब प्रेशर या तो बढ़ा है, पॉजिटिव जाने का मतलब, या घटा है। और जब आप एस एक्स ग्राफ में देखते हैं तो डेल्टा पी कैसे देखते हैं? माइनस वी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। तो स्लोप चेक कर लेते हैं, तो स्लोप मैक्सिमम होता है मैग्नीट्यूड बाई नोड पे, एंटी नोड पे तो 0 होता है। तो आप अब बताइए कि जहां स्लोप निगेटिव दिखेगा वहां डेल्टा पी पॉजिटिव, तो वही तो सिलेक्ट हो जाएगा नोड वाला। डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स स्लोप निगेटिव है, वहां डेल्टा पी मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं ना साउंड के लिए, तो साउंड में एक टर्म आ गया, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी। तो इंसान आलसी होता है, मैं तो उसमें और कुछ खास ही हूं। तो मैंने एक मेहनत कर ली, ट्रैवलिंग वेव वाला पिछले टर्न के, पिछले टॉपिक के स्ट्रिंग वेव के मुझे याद आ रहा है, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ये क्या था? एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो तो एस नॉट लिखते हैं, ये है इंटेंसिटी। और v इक्वल्स टू हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था b बाई रो, v साउंड के लिए। अब मैंने डायरेक्ट बोरो कर लिया, लेकिन फिर विचार ये आया कि इंटेंसिटी को कभी कभी प्रेशर के फॉर्म में भी, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी तो लिखना हो सकता है। विचार तो उत्तम है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिखें? I इक्वल्स टू 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर, एक एस नॉट को रहने देते हैं, और एक फॉर्मूला और था अपने पास, पी नॉट इक्वल्स टू बी के एस नॉट। याद करिए तो, याद आया? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड का रिलेशन। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड वाला यदि मैं यूज करता हूं तो 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर, एक एस नॉट के बदले लिख देता हूं पी नॉट बाई बी के, और साथ में ये एस नॉट है। सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा एक काम करो, बी बाई के को हम क्या लिख सकते हैं? या रो बाई बी दिख रहा है, ओमेगा बाई के दिख रहा है, और एक भी दिख रहा है, और साथ में ओमेगा दिख रहा है, पी नॉट एस नॉट दिख रहा है। चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर था, दो जगह कर दिया। ओमेगा बाई के क्या हो जाता है? रो बाई बी हो गया 1/v स्क्वायर, और ओमेगा बाई के हो गया v, और ये v, ये ओमेगा, और ये पी नॉट एस नॉट। यहां से चेक करिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया दोनों v स्क्वायर से। 1/2 ओमेगा पी नॉट एस नॉट। एक बार चेक भी कर लेना सारा मैनिपुलेशन में कुछ, और यदि कुछ कंफ्यूजन दिखे तो पहले वाले पे टिके रहना। ये ट्रैवलिंग वेव में बड़े मेहनत करके आपने डिराइव किया हुआ है पहले से, वो वैलिड है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए वैलिड है। यदि डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव दोनों के एम्पलीट्यूड लेके आप काम करना चाहते हैं तो ऐसे चल सकते हैं।
लेकिन इस पे मेरा भरोसा ज्यादा है क्योंकि ये दोनों में मेरे काम आता है। वन बाई भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बदले एस नॉट स्क्वायर। हम लोग साउंड के एक टर्म एसोसिएट करते हैं नॉइज लेवल और साउंड लेवल और लाउडनेस। सोचो, जब तक हम साइलेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तब तक लाउडनेस को कैसे एक्सप्लेन करें। तो कहा जाता है कि सुनने के लिए मिनिमम जो इंटेंसिटी कानों में पहुंचना चाहिए, किसी इंसान के सुनने में आए साउंड, उसके लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी है, इसे आई नॉट कह देते हैं, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यदि इतना इंटेंसिटी कानों में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम सुन सकते हैं, नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी जिस पर्सन की है उसके लिए। और यदि इससे, तो आप बात करते हुए दो दोस्तों को देखें तो वो शोर नहीं कर रहे, ऐसा कब कहेंगे? जब वो इस इंटेंसिटी को यूज कर रहे हैं, इतना ही इंटेंसिटी एक के बोलने से दूसरे के कानों में पहुंचे। लेकिन एक समस्या क्या है कि लेमैन को इस डाटा को समझाना थोड़ा मुश्किल है। जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, चलो मान लो इंटेंसिटी टर्म वाट पर मीटर स्क्वायर, कानों में इतना एनर्जी चाहिए पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन लेमैन के लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इतना ही इंटेंसिटी कानों में है या किसी पॉइंट पे है स्पेस में, तो मतलब वहां साइलेंस है, वहां शोर नहीं है, लाउडनेस जीरो है। तो लाउडनेस को डिफाइन किया गया है एक तरीके से, वो तरीका ये है, ये आप देख रहे हैं जो ये डिफिनीशन देख रहे हैं। मतलब ज्ञानी जनों ने ऐसे डिफाइन किया है, साउंड लेवल इक्वल्स टू या नॉइज लेवल इक्वल्स टू log I अपॉन I नॉट। बेल इसका यूनिट दे दिया, और बेल एक बड़ा यूनिट होता है तो इसको लिख दिया 10 log I बाई I नॉट, और साथ में डेसीबेल, तो डी डेसी का मतलब 10⁻⁻1, और एक 10 पहले लिख दिया, तो ये छोटा यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, ज्यादा चर्चा में आने वाला यूनिट ये डेसीबेल है। ये साउंड लेवल कहां पर है? वेयर इंटेंसिटी प्रेजेंट इज आई। तो जब इंटेंसिटी प्रेजेंट आई देख रहे हैं तो साउंड लेवल ऐसे डिफाइन कर लिया गया। अब सोचो, यदि इंटेंसिटी आई नॉट होता प्रेजेंट तो इक्वेशन में आई के बदले आई नॉट रखते, तो आई नॉट बाय आई नॉट हो जाता 1, और लॉग 1 होता है 0, 0 बेल या 0 डेसिबल। तो हम कहते हैं कि यदि कहीं इंटेंसिटी केवल आई नॉट है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो उस जगह पर साउंड लेवल क्या कहलाता? 0, या नॉइज लेवल क्या कहलाता? 0। साउंड तो है लेकिन नॉइज नहीं है, वो तो मिनिमम साउंड है, उतना तो होना ही चाहिए। चलो मेरे समझ में मान लो नहीं आया, एक काम करो,
मैं कहता हूं कि यहाँ खूब सारे स्पीकर्स रखे हुए हैं और यहां पर आप एक डिटेक्टर लगाते हो और ये साउंड यहाँ आई दिख रहा है 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नॉइज लेवल कितना होगा? नॉइज लेवल कितना होगा? तो नॉइज लेवल कितना होगा ये यदि हम ढूंढ रहे हैं तो मुझे सोच करके बताइए ना, नॉइज लेवल के लिए डिफिनीशन क्या है अपने पास? यदि यहाँ एक एग्जांपल मैंने सोचा कि स्पीकर है और स्पीकर के बगल में हम लोगों ने यहाँ देख लिया है कि नॉइज लेवल बताओ, इंटेंसिटी दे दिया, डाटा अवेलेबल है, आपको इंटेंसिटी फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना। तो यदि डिटेक्टर नॉइज लेवल वहां आपको बताना है तो सॉल्व करते वक्त क्या करें? सॉल्व करते वक्त नॉइज लेवल का फॉर्मूला देखिए, नॉइज लेवल इक्वल्स टू log 10 log I by I naught decibel, 10 log I 10 to the power minus 8 by 10 to the power minus 12 decibel, 10 log 10 to the power 4 decibel, ये हो जाएगा 40 डेसिबल। 10 log 10 to the power 4 तो ये 4 आ गया राइट साइड में, तो 40 डेसिबल। आपको इंटेंसिटी यदि दे दे किसी जगह तो आप ये नॉइज लेवल वहां बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये ऐसे डिफाइंड है, आपको नहीं परमिशन है कि आप डिफाइन करें, ये पहले से डिफाइंड है। आपसे पहले जो ज्ञानी जन आए वो ऐसे डिफाइन कर गए कि log I by I naught, और उसका यूनिट दिया गया बेल, कैपिटल बी से शो करते हैं। और यदि वो बड़ा यूनिट है तो छोटा यूनिट बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया और डेसिबल यूनिट को कर दिया गया, 10 log I by I naught डेसिबल। और ये लेमैन के लिए कॉमन सेंस यूज करो ना कि 10 to the power minus 12 समझाना मुश्किल काम है। और इंटेंसिटी ये इसी पावर्स में ही आप बात करते हैं जनरली, जो कैलकुलेट होके आता है उनको लॉग ले लेते हैं तो वो नंबर में बदल जाता है। तो ये ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। तो एक नया टर्म आपके दिमाग में आया, एक पुराना टर्म था इंटेंसिटी और नया टर्म आया नॉइज लेवल। ये दोनों अगल बगल आपको दिख रहा है, यहां देखिए ऊपर में इंटेंसिटी और ये नॉइज लेवल वाला फॉर्मूला देखिए। तो मैं मान के चलता हूं कि इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला जो आपने ट्रेवलिंग वेव में स्ट्रिंग का देखा वही यहां यूज कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए था। तो यहां डिस्प्लेसमेंट वाला एम्पलीट्यूड यूज करिएगा, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, यहां पर हमने एक स्पीकर देखा और इससे साउंड ऐसे जाते देख रहे हैं। किसी जगह आकर के इंटेंसिटी आपको दिख रहा है 10 to the power minus 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहां नॉइज लेवल बताइए। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? नॉइज लेवल इक्वल्स टू 10 log I upon I naught decibel, 10 log I 10 to the power minus 6 10 to the power minus 12 decibel, 10 log 10 to the power 6 decibel, 60 डेसिबल। ये तो बहुत आसान काम है। नॉइज लेवल देखना हो तो इंटेंसिटी बता दे कोई तो आप बता देंगे तुरंत, लेकिन ये नहीं पूछा जाता, ये भी बेकार का क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन एक बार सब जिसके समझ में आ गया वो तो बता ही देगा, और आई नॉट याद रखना पड़ेगा सो अलग। तो सर क्या पूछा जाता है?
ध्यान से देखना, फॉर पॉइंट सोर्स, ये है पॉइंट सोर्स, इससे जो साउंड निकल रहा होगा, मान लो ये 60 वाट का एक स्पीकर है, पॉइंट सोर्स, तो आर डिस्टेंस पर जब ये साउंड पहुंचा होगा, तो ये जो वेव फ्रंट दिख रहा है जिसपे एक साथ ये साउंड पहुंचा है, ये वेव फ्रंट जो हो जाता है फॉर पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। 3 डायमेंशनल स्पेस में आप यदि देख रहे हैं इस पॉइंट सोर्स को, तो यहां पर ये स्फेरिकल एक वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है। सर वेव फ्रंट क्या होता है? तो स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका एक ही समय पर एक ही जैसा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो, या एक ही समय पर एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हो। तो एक ही समय पर जो एक ही जैसा डिस्टरबेंस जब पहुंचेगा, तो एक ही जैसा वहां होगा ऑसिलेशन। तो साउंड सोर्स से आर डिस्टेंस पे पूरब, या आर डिस्टेंस पे पश्चिम, या आर डिस्टेंस पे नॉर्थ, या आर डिस्टेंस पे साउथ, एक ही साथ तो साउंड पहुंचा होगा। साउंड का स्पीड तो एक जैसा है डिस्टरबेंस के प्रोपगेट करने का। अब यदि मैं बात करता हूं वेव फ्रंट इन स्फेरिकल इस जगह, तो यहां इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या पावर पर यूनिट एरिया। तो ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना निकल रहा होगा सोर्स से? तो जो उसका पावर है 60 वाट पावर है, तो ये सरफेस पे जो आया होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो 60 जूल पर सेकेंड आया होगा, 60 वाट। और एरिया किसका? स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है? 1 बाई आर स्क्वायर के। तो यहां से आपके दिमाग में ये आ गया, यदि दो अलग अलग डिस्टेंस हो तो वहां इंटेंसिटी हो जाएगा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो दो अलग अलग जगहों के साउंड लेवल के बारे में बात करिए, दो अलग अलग डिस्टेंस के साउंड लेवल या नॉइज लेवल के बारे में बात करिए। नॉइज लेवल 1, यहां जो इंटेंसिटी है दैट इज I1, और नॉइज लेवल 2, यहां जो इंटेंसिटी है दैट इज I2। तो कहां पर आपको लगता है नॉइज लेवल ज्यादा होगा और नॉइज लेवल कहां पर कम होगा? तो जो दूर है पॉइंट स्पीकर से, स्पीकर जो यहां है, उस स्पीकर से जो दूर है पॉइंट R2 डिस्टेंस वाला, वहां इंटेंसिटी कम होगी। और जो नजदीक होगा, सोचो ना, अपना कान रखो स्पीकर के नजदीक में, और तब जो उसमें नॉइज आया फील, और कान को रखो, डिटेक्टर है वो दूर में स्पीकर से, तब जो वहां नॉइज फील करता है आपका ईयर, तो ब्रेन, उन दोनों के वैल्यू क्या फिजिक्स पढ़ के याद करना पड़ेगा या प्रैक्टिकली पता है कि दूर रहेंगे तो नॉइज कम मिलेगी? तो यहां हम लिख सकते हैं नॉइज लेवल 2 माइनस नॉइज लेवल 1, 10 log I2 by I0 माइनस 10 log I1 by I0। और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको लॉग का रिलेशन याद है, log A माइनस बी log A by B हो जाता है। log और I0 कट गया, I1 by I2। फिर ये देखिए, ये log R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ये आ गया। और ये किस में बदल गया? 20 log R2 बाई
R1 डेसिबल। तो आपको नॉइज लेवल का यदि डिफरेंस चाहिए दो जगहों का तो वो ऐसे पता चल जाएगा, और जनरली डिफरेंस पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनरली इस डिफरेंस पे क्वेश्चन दिख जाता है, जिसमें आई नॉट की नीड नहीं है, जिसमें आई नॉट की नीड नहीं है। सर सर जो हाँ बताइए। सर जो नॉइज लेवल 1 हाँ 1.2 है उसमें नॉइज लेवल 1 का ज्यादा होगा या 2 का, इसमें डाउट है सर। हाँ, ये बात आपने सही कहा। नॉइज लेवल जो है वो 1 का ज्यादा होगा, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, ठीक ना? प्लस में नॉइज लेवल 1 और माइनस उसमें से नॉइज लेवल 2 को हमें घटाना चाहिए। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, वो ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ये चेक करिए, बाकी सारे कैलकुलेशन आपको अब सही मिल जाएंगे। 10 log I1 by I2 को यहाँ मैंने प्लस कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। कहिए तो पहला लाइन मैं फिर से लिख देता हूं आपको यदि कंफ्यूजन हो। नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, 10 log I1 by I0 माइनस 10 log I2 by I0, और तब हम डिफरेंस देखेंगे तो log I1 by I2 आ जाएगा। नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2 इक्वल्स टू 10 log I1 by I2, 10 log R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर। इनका यूज कैसे करना है? तो आपसे कहता है कि पॉइंट सोर्स है, इससे R डिस्टेंस पे है 80 डेसिबल का नॉइज, 2R डिस्टेंस पर नॉइज लेवल क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ये पॉइंट सोर्स दिया गया था, तो सॉल्व करते वक्त कैसे लिखते हैं? तो नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2 इक्वल्स टू 20 log, या 10 में आप देखना चाहते हैं तो 10 log I1 by I2, 10 log R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर, सिंस I is proportional to 1 by R स्क्वायर। यदि आपको इतना याद रहता है तो 20 log R2 by R1, और यदि डायरेक्ट आप यही याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप ये यूज कर लो 20 log R2 by R1 फॉर पॉइंट सोर्स। अब फॉर्मूले में डाटा डाल दो, 80 माइनस नॉइज लेवल 2 इक्वल्स टू 20 log 2R by R, और log 2 का कुछ बच्चों को वैल्यू याद रहता है 0.3, ये हो गया 6। 80 माइनस नॉइज लेवल 2 6 हो गया, तो नॉइज लेवल 2 कितना हो गया? 80 माइनस 6, दैट इज 74 डेसिबल। क्या ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप सब? जी सर। एक क्लास में 50 बच्चे चिल्ला रहे थे और लाउडनेस है 100 डेसिबल, ऐसा हमने मान लिया। और अब 100 बच्चे चिल्ला रहे हैं, यदि 100 स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं तो नॉइज लेवल क्या होगा?
तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो गया तो इंटेंसिटी डबल हो गई। जैसे 50-50 वाट के 50 स्पीकर थे, अब ये 50-50 वाट के 100 स्पीकर हो गए। तो इसका मतलब वहां जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो जनरेट हो रहा वो डबल हो गया, इंटेंसिटी डबल हो गया। तो नॉइज लेवल के बारे में यदि डिफरेंस चाहिए, नॉइज लेवल न्यू माइनस नॉइज लेवल ओल्ड, ये 10 log I न्यू बाय I ओल्ड, 10 log ट्वाइस I बाय I, क्योंकि इंटेंसिटी डबल हो गया। ये हो गया 3। और नॉइज लेवल जो था वो पहले न्यू वाला तो हम ढूंढ रहे हैं, ओल्ड वाला कितना है 100, न्यू वाला हम ढूंढ रहे हैं, ओल्ड वाला 100। तो नॉइज लेवल न्यू वाला 200 डेसिबल नहीं हो गया, 103 डेसिबल। इंटेंसिटी डबल कर देने का मतलब ये नहीं कि नॉइज लेवल डबल हो जाएगा। इंटेंसिटी डबल होने के बाद नॉइज लेवल में थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। वो 103 डेसिबल आया, log 2 आ गया 0.3 और 10 से मल्टीप्लाई किया 3, 100 + 3 103। लेकिन आजकल कई बार आप देखते हैं लीनियर स्पीकर, लाइन सोर्स हैज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो एक पॉइंट यहां ध्यान देखना, ये सोर्स है, लाइन सोर्स। तो इनसे जो साउंड निकल करके जाता है, जैसे ट्यूबलाइट से रोशनी जा रही है, तो उनके लिए जब वेव फ्रंट की हम बात करते हैं तो जो वेव फ्रंट होता है वो वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये यदि रेडियस है r, मीन सोर्स से r डिस्टेंस पे है, और h हाइट का ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आपने एज्यूम किया, ये 60 वाट का एक स्पीकर आपने लिया है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी लिखेंगे सरफेस पे, इंटेंसिटी वो हो जाएगा 60 वाट बाय एरिया 2πRh। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1πr हो गया। तो साउंड लेवल एट 1 माइनस साउंड लेवल एट 2, 10 log I1 by I0 माइनस 10 log I2 by I0, 10 log I1 by I2, 10 log R2 by R1। यहां पर जो साउंड लेवल या नॉइज लेवल की मैं बात करता हूं, यहां जो साउंड लेवल या नॉइज लेवल की मैं बात करता हूं, ये नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, तो लीनियर सोर्स के लिए थोड़ा सा अलग आया। जब पॉइंट सोर्स था तो नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2 आप लिख रहे थे 20 log R2 by R1, वो R² हुआ था वहां, और यहां क्या रहा है 10 log R2 by R1। तो नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2 ये आ गया 10 log R2 by R1। तो आपको दो तरह के सोर्स के बारे में चर्चा करनी होगी, एक पॉइंट सोर्स और एक लाइन सोर्स। एक में जो सरफेस है स्फेरिकल होने के कारण एरिया है R² पे डिपेंड करने वाला, और इंटेंसिटी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/R²। लाइन सोर्स में वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल, एरिया R पे डिपेंड करेगा, तो इंटेंसिटी 1/R के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि एक साथ इनको ध्यान रखने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा। नॉइज लेवल के लिए, नॉइज लेवल के लिए ये हमने डिफाइन किया 10 log I by I0 डेसिबल फॉर पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स, यदि पॉइंट सोर्स से R1 डिस्टेंस
और R2 डिस्टेंस पर दो इंटेंसिटी लेकर के हम देखें और उनका डिफरेंस नॉइज लेवल का, तो नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2 ये हो गया 10 log I1 by I2 10 log R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर 20 log R2 by R1। और फॉर लाइन सोर्स यदि है तो इनसे जो साउंड निकल रहा होता है स्फेरिकल, ये R1 डिस्टेंस पे और ये R2 डिस्टेंस पे ये I1 I2 देख रहे हैं, इनके लिए जो हमने देखा नॉइज लेवल 1 माइनस नॉइज लेवल 2, तो ये आ गया है 10 log R2 by R1, एक आया है 20 log R2 by R1 और एक आया है 10 log R2 by R1। ध्यान रखिए, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 by R, इसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, इसके लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। कभी कभी ये पॉइंट भी आ जाता है यहाँ पर कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर हम देखते हैं, तो इन दोनों को यदि हम एक साथ देखें तो पॉइंट सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 by R हो गया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर देखते हैं, तो इन दोनों को एक साथ देखें तो सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 by स्क्वायर रूट ऑफ R, 1 by स्क्वायर रूट ऑफ R। तो पॉइंट सोर्स से जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, हम तो आइडियल कंडीशन मान करके चल रहे थे आज तक या अभी तक, जो धागे पर हम जाता देखते थे वेव को और मान के चलते थे एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है, एनर्जी लॉस कहीं नहीं हो रहा, तो वहां एम्पलीट्यूड रिटेन रहता था इनफाइनाइट तक। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एम्पलीट्यूड को जब हम देखेंगे, जैसे साउंड सोर्स से दूरी बढ़ती है, तो साउंड सोर्स से दूरी बढ़ती है तो वो एम्पलीट्यूड का भी देख रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बदल रहा है। आप तो साउंड को सुन के डिसाइड करते हो, स्पीकर से दूर ले जाओ कान को, देखो इंटेंसिटी बदला, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में ओमेगा नहीं बदला, रो नहीं बदला, भी नहीं बदला, तो बदला कौन? इंटेंसिटी बदला है, मींस जरूर एम्पलीट्यूड भी बदला होगा। तो एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस से हमने रिलेशन देख लिया, ये भी कभी कभी आपके सामने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, ये जो आइडिया है यहाँ पर फॉर पॉइंट सोर्स और फॉर लाइन सोर्स, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, और यहां आता है न्यूटन्स फॉर्मूला। ये क्या कहता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाई रो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने साउंड के प्रोपगेशन को आइसोथर्मल प्रोसेस माना, और हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इक्वल्स टू nRT, और वो कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो अब डेल्टा ऑपरेटर ऑपरेट करो, dPV इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट रूल dP इंटू V प्लस PdV इक्वल्स टू 0, और अब dP इक्वल्स टू देखो P इंटू
माइनस dv बाई v। और याद करो इलास्टिसिटी में आप क्या लिखते थे, F बाई ए इक्वल्स टू b माइनस dv बाई v, और ये F बाई ए को ही कहते थे dp फ्रॉम इलास्टिसिटी। अब इन दोनों को यदि कंपेयर कर लेते हो तो कंपेयर करके b पता चल गया किसके बराबर, प्रेशर p के बराबर। तो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो b बाई रो देखते थे वो हो गया p बाई रो। और हम इसे कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, अंडर रूट प्रेशर बाई डेंसिटी। जब हमने साउंड के स्पीड को कैलकुलेट किया तो वो आया इस फॉर्मूले से, नॉर्मल टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 286 मीटर पर सेकेंड, जबकि वो ये एक्सपेरिमेंट से ये इस फॉर्मूले से आया, फ्रॉम दिस फॉर्मूला एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर, या 27 डिग्री या 40 डिग्री कुछ मान लेते हैं, जो मान लो गर्मी के मौसम में मेजर कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, वही मान लिया। तो उस टाइम पर जो ये करीब ऐसा आया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड वो 340 मीटर पर सेकेंड टाइप आया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से। तो अब परेशानी थी कि यहां कुछ गलत हो गया। तो ये जो फॉर्मूला था ये गलत हो गया, लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला है तो पढ़ना सबको पड़ेगा, गलत भी हो गया, ये खासियत है न्यूटन की। फिर आया एक बंदा और उसने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया। इसके लिए आप यूज करते हैं लाप्लास करेक्शन टर्म। ये जो पर्सन था इसने क्या कहा कि propagation of sound is very fast process, so assume it is adiabatic process। इसने बस इतना सा चेंज कर दिया। अब यदि एडियाबैटिक प्रोसेस हम कह देते हैं तो उनके लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट रूल तो वैलिड नहीं होता। सर आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ाया, अरे मैंने मान लिया यार 13th में हो तो याद करो। एडियाबैटिक प्रोसेस होता था कोई भी एब्रप्ट चेंज वेरी फास्ट प्रोसेस होता था, उसको एडियाबैटिक कहते थे। उनके लिए पीवी का रिलेशन होता था पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। चलो तुम्हें नहीं पता मैंने बता दिया, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, वेयर एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहलाता है गामा सीपी बाई सीवी, और ये हो जाता है 1 + 2/5 गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, गामा डाई और गामा ट्राई या पॉली एटॉमिक के लिए इसको ऐसे मैं याद रखने की कोशिश करता हूं 1.7, 1.4, 1.3।
आप कहोगे सर 1.67 आ रहा है। यहां देखिए, तो 1.7, 1.4, 1.3 थोड़ा सा आसान हो जाता है याद रखना, तो ये भी याद रख सकते हैं। सर इसका क्या करेंगे, आगे काम में आ जाएगा। फिलहाल डी ऑपरेटर ऑपरेट करो दोनों तरफ। पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू, अगले राइट साइड कांस्टेंट होने के कारण 0, dp इंटू वी टू दी पावर गामा प्लस p इंटू डी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू 0। यहां dv से डिवाइड कर दो और dv से मल्टीप्लाई कर दो। अगला लाइन हो गया dp इंटू वी टू दी पावर गामा प्लस p गामा वी टू दी पावर गामा -1 इंटू dv इक्वल्स टू 0। और यहां से dp आ गया गामा p माइनस dv बाई v। लेकिन आप जानते हैं फ्रॉम इलास्टिसिटी dp इक्वल्स टू b माइनस dv बाई v। और यहां कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करके b आ गया गामा p के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड का नया फॉर्मूला आ गया बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी के बदले गामा p बाई डेंसिटी रो या d, जो भी यूज कर रहे हैं। सर अंतर तो केवल गामा का आया, केवल गामा अंतर आने से एयर को डायटोमिक गैस का मिक्सर मान करके मोस्टली डायटोमिक होने के कारण देखा यह गया कि वो प्रैक्टिकल और इस फॉर्मूले से आया हुआ स्पीड मैच कर रहा है। यहां एक पॉइंट और देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस फाइनली आया गामा p बाई डेंसिटी d। p के बदले आप याद करो nRT बाई v लिख देते हो, और ये है डेंसिटी। याद करो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, ये हो जाता है मास, तो रो इंटू v हो गया मास अंडर रूट गामा बाई मास। और याद करो मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है या नहीं, तो मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट गामा RT बाई m, ये फॉर्मूला हमने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए इन गैस। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप गामा मिक्सचर की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n मिक्सचर -1 अपॉन ये जब हम लोग पढ़ रहे होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर इसका और डिटेल आ जाएगा। तो फिलहाल ये वेलोसिटी ऑफ साउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर velocity of sound do not change with change in pressure। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, at constant temperature velocity of sound do not change with change in pressure।
क्यों? क्योंकि यहां देखो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी कमरे में, और वहां से कुछ एयर को कम कर दो या कुछ एयर को बढ़ा दो, प्रेशर वेरी कर दो, टेम्परेचर फिक्स रखो। तो मोलर मास नहीं बदला, आर नहीं बदला, गामा नहीं बदला, टी नहीं बदला, तो नहीं बदलेगा। सर गामा पी बाई रो वाला फॉर्मूला तो कहता है कि वो डिपेंड करता है, न्यूटन का भी फॉर्मूला कहता है अंडर रूट पी बाई रो, वो भी बदलेगा। सोचो ना, यदि प्रेशर आप बदलोगे ना तो उसके साथ डेंसिटी अपने आप बदल जाता है। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट आता है। इस कारण से हम कहते हैं कि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड। जबकि फॉर्मूले में बार बार बच्चों को दिखता है प्रेशर, तो वो सोचते हैं ना डिपेंड तो जरूर करेगा। ये पॉइंट ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड increase with increase in humidity. ह्यूमिडिटी यदि बढ़ जाता है मौसम में तो उसे साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। कहा जाता है कि ड्राई एयर का जो मोलर मास होता है वो वहां मोलर मास के चेंज हो जाने पे वाटर के प्रेजेंस से ये जो है ये बढ़ जा रहा है ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड। और इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, एक कमरे में ऑक्सीजन गैस है और एक कमरे में हाइड्रोजन गैस है, सेम टेम्परेचर है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा यहां और वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होगा यहां, इनका रेशियो आपसे पूछा गया। तो देखिए v बाई वी डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम डैश बाई एम। अंडर रूट यहां v कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां v डैश कह देते हैं, तो v बाई वी डैश एम डैश बाई एम हो गया। क्यों? क्योंकि v होता था अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। गामा सेम है क्योंकि दोनों डायटोमिक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी सेम कहा गया, तो एम डैश बाई एम। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाता है, तो हाइड्रोजन के लिए हो गया H2 गैस है ना 2, और ये 32, 1/16, 1/4। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखा है। v बाई वी डैश अंडर रूट एम डैश बाई एम। और यदि गामा भी अलग अलग होता तो फॉर्मूले में उनका वैल्यू रखते। सर गामा कौन बताएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक का, और मिक्सचर का निकालने का टेक्निक उसे सीखना होगा। यहां पर एक टर्म दिख जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड, जो पिछले जैसे देखा एक लाउडनेस ऑफ साउंड, वो अलग आइडिया है। क्वालिटी ऑफ साउंड ये कहता है कि आपके आंखों से सामने नहीं है, आंखों के पीछे है एक सितार और एक गिटार, और उनसे एक ही तरह के फ्रीक्वेंसी जनरेट किया गया, तो सुनकर आप अंतर कर सकते हैं। तो सुनकर जो आप अंतर कर पाते हैं कि ये गिटार का साउंड है या सितार का, ये उनके क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण आप अंतर कर पाते हैं। आपके दो दोस्त आपको पीछे से आवाज देते हैं और आप साउंड सुन के आपको पता चल जाता है कि मोहन ने आवाज दिया या राम ने आवाज दिया। यदि ऐसा है
तो ये उनके वोकल कॉर्ड के जो क्वालिटी ऑफ साउंड है उनमें डिफरेंस के कारण, भले ही एक ही लाउडनेस रहा हो, भले ही एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स present at same instant in a wire or in organ pipe। क्योंकि हम तो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, वही वोकल कॉर्ड भी एक ऑर्गन पाइप की तरह सोच सकते हैं हम लोग। It depends on number of overtones present at same instant in a wire or in organ pipe। यदि नंबर ऑफ ओवरटोन्स ज्यादा हो, एक वायर है, यहां फंडामेंटल भी मौजूद है, स्ट्राइक ऐसे किया गया था, तो यहां फर्स्ट ओवरटोन भी मौजूद है और यहां सेकेंड ओवरटोन भी मौजूद है, और एक ऐसा हो जिसमें कि केवल फंडामेंटल मौजूद है, तो ये जो ज्यादा मेलोडियस फील आएगा सुनने पर। तो क्वालिटी ऑफ साउंड है कि बिना देखे तबले का आवाज है या ड्रम का, ये जो आप सुन के डिसाइड करते हैं, ये है क्वालिटी ऑफ साउंड। और ये डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ ओवरटोन्स, एक साथ एक ही समय पर कितने प्रेजेंट है। एक टर्म आता है पिच ऑफ साउंड या पिच। ये जो पिच टर्म है, इनको समझिए। आप यदि किसी बॉय के आवाज की बात करें, किसी गर्ल के आवाज की बात करें, तो इस आवाज के जनरली यहां पर हम लोग क्या कह देते हैं? लो पिच, हाई पिच, या इसको ग्रेव साउंड, ये श्रिल साउंड, या फिर लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी। अब जनरली ऐसा होता है, जनरली लड़कियों की आवाज जो है वो आप कहते हैं श्रिल साउंड या हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच उनके का कहलाते हैं। और जो लड़कों की आवाज है, सोचो गुलाम अली के गजल को कोई सुन रहा होता है, तो गुलाम अली के गजल सुनते वक्त देखना वो कितना नीचे तक मतलब जमीन के भीतर जाके नहीं, नीचे तक का मतलब साउंड के लो फ्रीक्वेंसी का वो यूज कर पाता है। तो ये जो लो कहते हैं ना, गाते वक्त कहते हैं थोड़ा नीचे से गाओ तो या थोड़ा ऊपर, तो वो जो साउंड को लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज का जब यूज कर रहे होते हैं तो उसको लो पिच या लो ग्रेव साउंड, या वैसे भी ग्रेवयार्ड याद आएगा जमीन के भीतर, तो वैसे सोचो ग्रेव माने नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी है या लो फ्रीक्वेंसी। तो कह देता है कि पिच किससे रिलेटेड है? पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये टर्म्स जो हैं साउंड के साथ रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच, लाउडनेस, ये सब साउंड को डिस्क्राइब करते वक्त टर्म सामने आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पिच किससे रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी से। ग्रेव साउंड होता है लो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, श्रिल साउंड कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को। सारे ग म प ध नि सा, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया गया कंटिन्यूअस। हाई फ्रीक्वेंसी के, हाई पिच के गाने कई ऐसा रहता है जिनको गाते वक्त हम लोग कंफर्टेबल नॉर्मल वे में नहीं रहते। कुछ लोगों के स्केल, कुछ लोगों के वोकल कॉर्ड इतनी तैयार है कि वो बहुत हाई पिच भी गा लेते हैं या बहुत लो पिच भी गा पाते हैं।
तो आप यहाँ एक और टर्म देख रहे हैं, पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड ये हो गया आपने पिछले टर्म पे जो देखा, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। ये इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट है के मीनिंग को मैं समझाता हूं। यदि कोई वायर है तो वायर पे आपने ऐसे देखा और इनका फ्रीक्वेंसी लिख दिया V/2L और इसके नाम रख दिए फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। तो यदि कोई ऑर्गन पाइप है ओपन, ओपन का मतलब दोनों तरफ खुला हुआ, तो इनमें जो बन रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, जो किनारे वाला खुला हुआ, ये सिमिलर आप सोच सकते हो स्टैंडिंग वेव वैसा ही, ये प्रेशर वेव को लेकर बनाया गया डायग्राम है। इनके भी वही फ्रीक्वेंसी, वही नाम, क्या क्या नाम था, फंडामेंटल, और क्या नाम था, फर्स्ट हार्मोनिक। ये जो इक्वेशन में हमने यहां दिखाया था ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, और यहां जो ग्राफ बना हुआ दिख रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया है एक्स के साथ, वो प्रेशर का ग्राफ है। तो नोडल, ये जो खुला हुआ सिरा है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलों को डिस्प्लेस करने के लिए खूब स्वतंत्रता मिल रही है खुले हुए सिरे पे। यदि बंद होता तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी, जीरो होता। लेकिन खुला हुआ है तो खूब स्वतंत्रता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वो प्रेशर का नोड होगा। तो यहां पर आपने देखे दोनों जगहों पे नोड प्रेशर वाले, और बीच में एंटी नोड प्रेशर का। लेकिन यदि यही डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एंटी नोड बन जाएगा, ये नोड बन जाएगा एक, ये एंटी नोड बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का बनाते हैं। तो ग्राफ में ज्यादा ना उलझे अभी, फिलहाल तो आप ये सेट कर लें दिमाग में कि जो वायर होता था उसके नेक्स्ट जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी था वो क्या देखते थे आप, वो यहां भी फिर से देखिए। नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के लिए F = 2V/2L, उससे अगले के लिए ऑर्गन पाइप, और वो प्रेशर वाला बनाएंगे तो उतने ही नोड, उतने ही लूप, उतने ही एंटी नोड। प्रेशर वाला दिखाते हैं तो वही L लेंथ है, F 3V/2L। नाम क्या क्या था, फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड हार्मोनिक, ये क्या था, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड हार्मोनिक। तो कोई लकड़ी का एक टुकड़ा हो जिसके दोनों तरफ, या पाइप हो और जिसके दोनों तरफ छेद है, ओपन ही है, वो ओपन ऑर्गन पाइप जैसा है। उनके फूकने पर वहां साउंड जनरेट हो सकता है, अब उसमें जितना भी परेशानी हो, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप बांसुरी बनाते हैं। यदि आपको ये
दिख जाए तो यहाँ कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है? V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, all even and odd, even and odd, all harmonics are possible. Harmonics are possible. ये ध्यान रखिएगा, इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। कब? जब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होगा या स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप होगा। ये एक साथ इनको अपने दिमाग में सेट करना है। इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं नहीं गया अभी, और उसकी बहुत नीड भी नहीं है क्वेश्चन बनाते वक्त। फ्रीक्वेंसी की चर्चा करता है कि फर्स्ट हार्मोनिक है 100 हर्ट्ज, तो बताइए थर्ड हार्मोनिक कितना होगा? 300 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक कितना होगा? 500 हर्ट्ज। इतने पे भी नंबर मिल जाता है। और इसी तरह यदि आप कह देते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच्ड string fixed at one end and free at other, ये इक्विवेलेंट है किसके? ये इक्विवेलेंट है स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। जब आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं तो दोनों तरफ बंद नहीं कर दिया गया है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं तो एक तरफ बंद। ध्यान से देखिए, तो ऐसे केस में क्लोज, आपके पास जो वायर था उसमें देखिए, यदि यहां पर आप कहते थे फिक्स्ड और ये कहते थे फ्री ऑसिलेट करने के लिए, तो यहां कुछ इस तरह का देखते थे। ये जो L हो जाता था ये λ/4 हो जाता था, और F लिखते थे V/λ। F लिखते थे यहां से V/4L, और इसका नाम रखते थे फंडामेंटल। तो आपके सामने में यदि ये बंद वाला सिरा है तो यहां डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? नोड। लेकिन प्रेशर का क्या बनेगा? एंटी नोड। तो यहां भी वैसा ही डायग्राम बन जाता था। ये भी λ/4 L लेंथ का, ये ओपन एंड है और ये क्लोज्ड एंड था दूसरी तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट का आपने, ये प्रेशर का आपने देखा, ये ब्लू कलर वाला डायग्राम बना है। यहां नोड और यहां एंटी नोड। फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसी में अगला क्या आता था? तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L. Only odd harmonics are possible. Harmonics are possible. और नाम क्या था? तो नाम रखते थे फंडामेंटल। इनको कहते थे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इन्हें कहते थे सेकेंड ओवरटोन, इन्हें कहते थे थर्ड ओवरटोन। और ये सारे क्या थे? इन्हीं का दूसरा नाम
फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, हाँ बोलो, सेवेंथ हार्मोनिक। अब ये नाम के साथ ये फ्रीक्वेंसी याद रखिए। आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कंटिन्यू रहेगा अगले लेक्चर में बीट्स, इंटरफेरेंस और डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही।